मौका दिया। माननीय सभापति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। मानव की उत्पत्ति के साथ साथ ही शुरुआत में मनुष्य अपने खाने के लिए इधर उधर भटका करता था। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता के हिसाब से खेती करनी शुरू की। देश की आज़ादी से पहले संसाधन बहुत कम थे, या तो ऊंट से या बैल से, और एकदम गरीब होते जिसके पास ऊंट और बैल भी नहीं होते तो घर के परिवार के एक दो आदमी आगे हल को खींचते थे और बाकी बीज बोते थे। इस प्रकार की खेती करते थे। शुरुआती एरिया के हिसाब से जो आवश्यकता थी, बाजरा है, गेहूं है, जौ है, ऐसी खेती होती थी और कोई खेती नहीं होती थी। देश आज़ाद हुआ। भारत सरकार, राज्य सरकार ने, भारत कृषि प्रधान तो देश था ही, 80% लोग गांव में रहते थे और खेती और पशु पालन का काम समांतर चलता था। जो खेती करता है पशु रखता ही है, कोई कम रखता है, कोई ज़्यादा रखता है, पर कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसके पास पशुधन नहीं हो। तो दोनों को बढ़ावा देने के लिए समय की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग योजनाएं आई और लोगों ने उसका बेनिफिट लिया। जिस हिसाब से उद्योगपतियों और अन्य व्यवसायियों को फायदा मिला, उस हिसाब से किसान आगे बढ़ नहीं पाया। पर खेती में सब्जियां, मसाला, मेडिसिनल प्लांट, अनाज अलग अलग, इस प्रकार की कई प्रकार की खेती आगे बढ़ी। इस मौके पे मैं बजट के मामले में सब लोग पहले बोल चुके, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। वर्तमान में जो बजट पेश किया गया दोनों ही मांग पर, वो वर्तमान की स्टेट की रिसोर्सेज, ऊपर कर्जा, कोरोना की स्थिति, सब चीज़ को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने जो कुछ इस दोनों मांग पर जो अब पास होने के लिए अपन चर्चा कर रहे हैं दिया, उससे अधिक हो नहीं सकता, उससे अधिक संभव नहीं था। मैं इस मौके पे कृषि के मामले में 2-4 सुझाव देना चाहूँगा। एक तो हमारे बाड़मेर और जैसलमेर में, राजस्थान में शायद और जगह तो नहीं होगी, हमारे यहाँ ज़मीन उपलब्ध है अगर आवंटन की जाए। 1975 के बाद में आवंटन बंद है, तो उस वक्त कोई 16-17 वर्ष का था, उसको आवंटन ज़मीन नहीं हो पाई और वो 60 वर्ष के ऊपर उम्र होकर अभी ऊपर चला गया भूमिहीन के रूप में। तो अभी जहाँ उपलब्ध भूमि है, बारानी भूमि अधिकतर उपलब्ध है, तो वो आवंटन पे लगी रोक को हटा के भूमिहीनों को ज़मीन देनी चाहिए। अभी जो राज्य में चाहे सरफेस वाटर हो चाहे भूमिगत वाटर हो, इसका जो ड्रॉवल हो रहा है पीने के लिए, खेती के लिए, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। एक दिन जीरो की स्थिति आ जाएगी। तो इसमें अपन को खेती ड्रिप से और फव्वारे से हो, ये अनिवार्य कर देना चाहिए। और इसके लिए किसान की हालत नहीं है एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करें, तो इसके लिए सरकार को चाहे किसी भी बजट में कटौती करके और सभी किसानों को जितनी ज़मीन उपलब्ध है या तो फ्री में या 90% सब्सिडी देके, और ये सुनिश्चित कर ले कि सभी फव्वारा और ड्रिप से ही खेती कर रहे हैं। इजराइल वगैरह में जो खेती होती, पानी अपन से कम है, फिर भी वो तरीके से और अच्छा कमा रहे हैं। तो ये अपन को एक साथ कार्य योजना बनाए कर लेना चाहिए। आज बिजली की खुद की कमी है और अपन ने जो सोलर सिस्टम का दिया है 3 से 5 HP, हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है जहाँ वाटर लेवल बहुत गहरा है, तो वहाँ पे ट्यूबवेल्स जो खेत के लिए हैं वो शुरुआती 25 HP से होते हैं और 40-45 HP तक होते हैं। तो इसकी एरिया के हिसाब से वेस्टर्न राजस्थान या जहाँ वाटर लेवल गहरा है, बिजली नहीं होने से लोग उत्पादन ले नहीं पाते हैं, तो वहाँ 25 से 30 HP का करते हुए उस पर जो भी एस्टीमेट कॉस्ट आवे अनुदान दिया जाना चाहिए ताकि लोग उसका वास्तविक फ़ायदा उठावें। वेस्टर्न राजस्थान में कई जगह ऐसी है जो ज़मीन के अंदर पानी तो है लेकिन वो खारा है, उसका उपयोग कुछ नहीं आ रहा है।
तो वो पानी भूमिगत पड़ा पड़ा भी किसी काम का नहीं है। तो खारे पानी से खेती क्या हो सकती है या उसको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करके क्या हो सकती है, वो एक कार्य योजना बना के और उसके लिए भी किसानों को गाइड करना चाहिए। सरकार उसमें अनुदान भी दे ताकि उसी पानी का भी सदुपयोग हो। जैसलमेर ज़िले में लगभग 12 लाख हेक्टेयर में खेती होती है। हमारे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय है नहीं महाविद्यालय। तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि वहाँ जैसलमेर में नहरी क्षेत्र पे लगभग 3 राज्यों के, राजस्थान के 22-23 जिलों के और हमारे यहाँ के लोकल किसान खेती करते हैं और वहाँ हर चीज़ का स्कोप है। मसालों की खेती हो सकती है, अनाज की होती है और मेडिसिनल प्लांट भी वहाँ, एलोवेरा वगैरह, मोरिंगा वगैरह काफ़ी अच्छा अनार वगैरह होते हैं। तो वहाँ जैविक खेती के लिए जिले को घोषित करावें। आज कोविड-19 से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे पूरे विश्व में जो अब खाद्य पदार्थों पे, जिसमें पशुधन का भी सम्मिलित आएगा, उसमें जो दूध घी वगैरह मिलते हैं, मांस वगैरह, तो इन दोनों चीज़ों की आज विश्व में बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ कृषि विद्यालय को महाविद्यालय खोला जाए। और खड़ीन पद्धति है, हम लोगों के उधर काफ़ी जगह पूर्वजों बना रखे हैं। तो अपने राजस्थान में जहाँ भी ज़मीन की उसके स्टेटा को देखते हुए खड़ीन टेक्नोलॉजी जहाँ भी लागू हो सकती है, 3 से 4 इंची बरसात होने पे, एक ही बरसात में पानी इकट्ठे होने पे गेहूं और चने, हमारे यहाँ लोग खड़ीन वाले खेती करते हैं। तो आज इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो पूरे राजस्थान में सर्वे करा के जहाँ भी संभव हो वो अपन को 1 इंच भी ज़मीन उसको छोड़े नहीं और उसके लिए किसान को अनुदान दे के और उसको प्रोत्साहित करें ताकि वो खड़ीन डेवलप करे। तो एक ही बरसात के अंदर अपन जो ये पानी का दोहन करते हैं उसकी बचत हो सकती है, किया जाना चाहिए। इसके पशुपालन के बारे में मैं कहना चाहूँगा, पशुओं की संख्या पूरे भारत में 2012 में करीब 51.21 करोड़ थी, अब 51.21 करोड़ थी। और 2019 का जो पशु गणना हुई उसमें 53.58 करोड़ है, करीब 4.5% बढ़ी है। राजस्थान राज्य में 2012 में 5.77 करोड़ थी, अभी 5.68 हुई है, 1.61% घटी है। तो ये संकेत ठीक नहीं है। अभी वास्तव में हमारे यहाँ तो पहले भी, राजस्थान पूरे में होगा, लेकिन मारवाड़ में कोई सगाई सौगान में होते तो पहले सबसे पहले पूछते थे कि उसके खेती की ज़मीन है कि नहीं है, गाय हैं तो कितनी है, बकरियां कितनी है, ऊँट बागेला है कि नहीं है। तो शुरुआत वहीं से होती थी। भाई अच्छा आदमी वही है जिसके पास 100-50 गायें हो, भेड़ बकरियां हो, भैंसे हो, घोड़ा हो। तो इस प्रकार उसका स्टेटस तय होता था कि ये आदमी अच्छा है, ज़मींदार भी है और पशुपालन भी करता है। तो अब जैसे भेड़ के, बकरे के जो भी पैसे वैसे मिलते हैं, तो आजकल भेड़ और बकरी पालन इकोनॉमिकल वाइबल है, फ़ायदेमंद है। लेकिन अभी जो राजस्थान के आंकड़े हैं वो 2012 के बाद में 2019 में जो पशु गणना हुई, भेड़ें अपनी 13% कम हुई है, बकरियां भी करीब 4% कम हुई है, गोवंश में बढ़ोतरी हुई है। सबसे जो काफ़ी नुकसान वाली या सोचने की जो विषय है, ऊँट प्रजाति 35% कम हुई है। ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। आज अपन एक बीमारी का वैक्सीन ढूंढने के लिए वैज्ञानिक पूरे विश्व के खप गए, कितना दौरा आया। अब ऊँट खुद है। हमारे जैसलमेर में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी साहब पधारे थे, पोछिणा गांव में आए, तो वहाँ कुछ बुज़ुर्ग लोग मिले, उनको पूछा कि भाई आपकी उम्र क्या है। तो बुज़ुर्गों ने बताया मेरी 125 वर्ष है, किसी ने कहा 115 वर्ष है। तो पूछा कि भाई आपने कभी कोई दवाई वही कि नहीं, हमारे तो उम्र में ना कभी माथा दुखा ना बुखार आया, हम ये गोली वोली लेना समझते ही नहीं है। तो पूछा कि भाई खाते क्या हो, कि हम खाते ही कुछ नहीं है। तो जीते कैसे हो,
कि हमारे ऊँटनियाँ हैं, ऊँटनियाँ में जाते हैं, हमारी श्रीमती थी 1-2 किलो आटा साथ में देती है, 6 महीने में वापस आते हैं और 1-1.5 किलो वापस देते हैं, आधा किलो खाते हैं। मतलब ऊँटनी का दूध सीधा ही मुंह में तपेले की जरूरत नहीं और पी लेते थे और उनको वास्ते में खाने की आवश्यकता नहीं। पूरी उम्र ऊँटनियाँ चराना, ऊँटनी का दूध पीना, कोई रोग नहीं। उनको मच्छर खाता तो मच्छर भर जावा, लेकिन उनको मलेरिया नहीं होता था। समाप्त करें माननीय तो इसमें अपन को पशुधन के लिए मैं 2-3 एक सुझाव देना चाहूँगा पशुपालन के लिए। उसमें एक तो ये फैमिन रिलीफ कोड है, इसके अंदर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीमांत लघु और सीमांत किसान की शर्त लगा दी कि उन्हीं को अपने अकाल तो हर दूसरा साल पड़ता है, तो ये आम पशुपालक के लिए किया जाना चाहिए। रिलीफ कोड में शायद संशोधन भी होगा इंडिया में, तो अपन को यहाँ से उसको आम पशुपालक उसको अनुदान दिया जाए, न कि लघु और सीमांत। बड़ा किसान होता है, जमीन ज़्यादा है तो उसके पशुधन और ज़्यादा होता है। भेड़ बकरियों के लिए भी रिलीफ फंड में जब अकाल पड़ता है तो अनुदान देना चाहिए। ऊँट ऊँटनी के लिए जो पहले टोडिये के बचाव के लिए 20,000 रुपये देते थे, वापस शुरू किया जाना चाहिए और इसको भी अकाल में अनुदान देना चाहिए। ऊँट नस्ल को पहले नहीं है। आवारा पशुधन है, उनको चिन्हित करके प्रतिष्ठित गौशालाएँ हैं, उसके अंदर किसी गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट की भी ड्यूटी लगा के और वो उसमें अकाल में पड़े ये सुनिश्चित किया जाए। समाप्त करें माननीय सदस्य। धन्यवाद। समाप्त करें।